एलन का अपार्टमेंट एक कसीरल मंजिली ग्लास टावर में था। ऐसी रहायश का तस्वर सिर्फ करोड़पति अफराद ही कर सकते थे। वो मुझे अपार्टमेंट के अंदर ले गई और एक आलीशान लिविंग रूम में दबीर सोफे पर बिठाया। लिविंग रूम की आसाइश ज़िबाइश में दिल खोलकर पैसा खर्च किया गया था। इसका डाउन फ्लोर बांस की लकड़ी से बना हुआ था। इसने हम दोनों के लिए ड्रिंक तैयार की, फिर हाथ में एक फ़ोटो थाम कर वो मेरे मद्दे मुकाबल सोफे पर विराजमान हो गई। मैंने बाद में तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी शक्ल को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। इसने बातचीत का आगाज़ करते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और तुमने ये भी कहा था कि मुझे चंद रोज़ के लिए किसी की अदाकारी करनी है, जिसके नतीजे में मुझे कोई मोटी रकम मिलने वाली है। तुम अपने मफाद पर गहरी नज़र रखते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। वो सत्ताईशी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, इन नुकात पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम ये देख लो। बात के अख्ताम पर एलन ने वो फ़ोटो मेरी जानिब बढ़ाई। मैंने मज़कूरा फ़ोटो को अपने हाथ में लेकर देखा तो आंखों के साथ साथ मेरा दिमाग को भी एक हैरत भरा झटका लगा। इस तस्वीर में एलन जिस मर्द के साथ दिखाई दे रही थी वो 19-20 के फ़र्क से मेरे जैसा ही था। नक्शो निगार, कद्दो कामत, वजन, जिसामत और रंगत में से मिलती जुलती थी। बस इसका हेयर स्टाइल मुझसे मुख्तलिफ था और लिबास मेरी निस्बत बहुत ज़्यादा कीमती था। इन दो चीज़ों को आसानी से तब्दील किया जा सकता था। बादियों नज़र में वो मेरा जुड़वा तो नहीं मगर सगा भाई ज़रूर लगता था। ये कौन है? मैंने हैरत और उलझन की मिली जुली कैफियत के साथ पूछा। इसका नाम रॉस लैंडी है। एलन ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। लैंडी मेरा बॉयफ्रेंड था। मैंने कदरे तेज आवाज़ में इस्तफसार किया। क्या मतलब हुआ? क्या वो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी औरत का हो गया? नहीं, वो फौलादी लहजे में बोली। ये ठीक है कि लैंडी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है, लेकिन वो किसी और लड़की की वजह से नहीं गया, क्योंकि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। ओ माय गॉड! मैं शक ज़्यादा नज़रों से उसे तकने लगा। मुझे इस तरह ना देखो। एलन ने मेरी निगाह के मफहूम को समझ लिया। मैंने लैंडी की जान नहीं ली, वो वजाहत करते हुए बोली। इसकी मौत एक हादसा था। वो जीने से फिसल कर नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ दूर चला गया और इसके गर्दन की हड्डी टूट गई। तिब्बी इमदाद मिलने से पहले वो मर चुका था। यह हादसा निस्फ दर्जन अफराद की आंखों के सामने पेश आया था। वो सब इस बात के गवाह हैं कि लैंडी की मौत में मेरा हाथ नहीं। आई एम सो सॉरी एलन, मैंने माजरत खाना मगर हमदर्दी भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे इस नुकसान का दिली दुख और अफसोस है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम बिल्कुल रॉस लैंडी की तरफ दिखती हो। इसने मुतदिल अंदाज में कहा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुछ अरसे तक लैंडी बनकर जिंदगी गुजारो। तुम बआसानी ये कर सकते हो, इसलिए कि लैंडी बहुत अमीर आदमी था। वो इंकिशाफ करते हुए बोली। ठीक है। मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। फिर लैंडी की सारी दौलत को हासिल करना है, इसने जवाब दिया। तुम फ्रंट मैन रहोगे, मैं तुम्हें हर नौयत का बैकअप फ्राहम करूंगी। जब हम लैंडी के तमाम अकाउंट खाली कर देंगे तो आपस में 30-70 बांट लेंगे। 30 का इशारा मैं अपनी तरफ समझू या तुम्हारी जानब। इस माले की नीमत का 30% तुम्हारा होगा। वो बात को साफ करते हुए बोली। अगर मैं रॉस लैंडी की हैसियत से अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा तो कई एक मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैंने अपने हदशात का इजहार करना जरूरी जाना। यहाँ सब जानते हैं कि एक हादसे में लैंडी की मौत वाक़ हो चुकी है। ऐसे में मेरा लैंडी बनकर घूमना कोई परेशानी भी पैदा कर सकता है। एलन मेरी सवाल का जवाब देने के लिए मेरी आंखों में देखते हुए बड़े एतमाद से बोली। हम अपने मिशन का आगाज एल से नहीं बल्कि LV से करेंगे, लास वेगस से। वो क्यों? मैंने तुरंत पूछा। हाल ही में लैंडी ने वेगस में एक कीमती और आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी है, वो वजाहत करते हुए बोली। वहाँ लैंडी को ज़्यादा लोग नहीं जानते और लैंडी की कार की सारी चाबियाँ दूंगी। इसके अलावा लैंडी का लैपटॉप, सेलफोन, तमाम क्रेडिट कार्ड और अच्छी खासी नकदी भी मुहैया करूँगी। तुम वेगस वाले घर में बैठकर आराम से लैंडी के अकाउंट्स को हैक करना। मैं भी गाहे बगाहे तुमसे राब्ते में रहूँगी। जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपने तयशुदा हिस्सा लेकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। और मुझे लैंडी की फैमिली के बारे में बताओ, इसके दीगर दोस्त अहबाब की तफसील। वेगस में इसका कोई नहीं है, यहाँ लॉस एंजलिस में इसकी सिर्फ मैं ही थी। इसने बताया। हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे मगर वो जिंदा नहीं रहा। अब इसका सब कुछ मेरा है। तुम ये सब हासिल करने में मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। डन, मैंने फैसला कुल अंदाज में कहा। वेरी गुड। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। तो चलो काम से लगते हैं। मैं अगले ही रोज लॉस एंजलिस से लास वेगस के लिए रवाना हो गया। एलन को LA के कुछ मामलात सीधे करना था, इसलिए वो चंद रोज बाद मुझे ज्वाइन करने वाली थी। मैं हर लिहाज से मुतमईन था क्योंकि एलन ने रॉस लैंडी की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ मेरे हवाले कर दी थी। लैंडी का वेगस वाला घर जदीद तर्ज तामीर का इम्तजाज था। 2 मंजिला इस पर शुकवा घर में रईसाना जिंदगी गुजारने का हर सामान मौजूद था। मैं इस घर की एक एक शय से बहुत मुतासर हुआ। मैं लास वेगस पहुंचने के बाद फ़ौरन इस घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। मुझे रात होने का इंतजार करना था। इस दौरान मैंने इस घर के आसपास चहलकदमी जरूर की ताकि वहां अगर लैंडी के किसी सनाशाह से मेरा सामना हो तो मैं इसका रद्द-ए-अमल देख सकूं, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं बन पाया। एलन ने ठीक ही कहा था कि वेगस में लैंडी को कोई नहीं जानता था। जब वो आलीशान 2 मंजिला मकान रात की तारीकी का मेहमान बन गया तो मैं इस घर के अंदर दाखिल होगा। घर का मुकम्मल सर्वे करने में मुझे 2 घंटे लग गए। हर जाविये से मुतमईन होने के बाद मैंने भरपूर शावर लिया और वार्डरोब में ब्रांडेड लिबास ज़ेबतन करने के बाद कद-ए-आदम आईने के सामने खड़ा होगा। मैंने अपने सरापा का तनकीदी और तफसीली जायजा लिया, फिर ज़हरीला मुस्कुराते हुए खुद से कहा, हेलो रॉस, मेरी दुनिया में खुशामदीद। 2 दिन पहले मैं वेगस के मारूफ कसिनो में रेबेका के साथ मौजूद था क्योंकि घर के अंदर लैंडी के लैपटॉप और सेलफोन से मगजमारी करते करते मैं बोर हो गया था। इसलिए मैंने बाहर की खुली फिजा में निकलने का फैसला किया। इस दौरान में एलन ने मुझसे रब्ता नहीं किया और यह तशवीशनाक बात थी। शुरू में मैं एलन के लिए फिक्रमंद हो रहा था। मैंने इसका नंबर कई बार ट्राई किया मगर वो मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने नेट पर LA की न्यूज़ भी चेक कर डाली कि एलन को कोई हादसा पेश आ गया हो ताकि मैं इस बारे में जान सकूं, लेकिन इसका कोई सुराग पाने में नाकामयाब रहा।
ये भी अच्छा ही हुआ कि एलन नजर से गायब हो गई। मेरे शातिर दिमाग ने खुद को समझाया कि अब मैं इस मुहिम में 30 नहीं 100% का हकदार हूँ। रॉस लैंडी की सारी दौलत मेरी है। एक बार इसके पासवर्ड्स और कोड्स तोड़ लेने में कामयाब हो जाऊं, फिर लैंडी के बैंक अकाउंट्स का सारा अमाउंट मेरे और सिर्फ मेरे लिए होगा। इसके बाद मैं हर रात फिशिंग पर निकलता, किसी खूबसूरत मछली को शिकार करके अपने घर ले आता। बारबरा, सूजी, जेसिका और रेबिका। ये मछली दूसरी मछलियों से बहुत मुख्तलिफ थी। जब 2 रोज कबल मैं रेबिका को लैंडी की रेंज रोवर में बिठा कर घर लाया तो बेडरूम में कदम रखते इसने मुझसे सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा, क्योंकि यहाँ आने वाले किसी हसीना ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा था। इन्हें सिर्फ डॉलर्स में दिलचस्पी होती, जो मैं इनकी आसूदगी को फराहम करने वाली कुर्बत के बदले बतौर इनाम दिया करता। रेबिका ने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए कहा, रॉस लैंडी। मैंने जवाब दिया, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों? नहीं, मैंने जल्दी से कहा, रेबिका तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने फौरन एक बहाना गढ़ा, मैं तुम्हारे हुस्न के शहर में खो गया था। रेबिका चंद लम्हे गहरी नजरों से मुझे देखती रही, फिर सवालिया अंदाज में मुस्तफसिर हुई, तो तुम रॉस लैंडी हो? हाँ बिल्कुल, मैंने ठोस अंदाज में कहा। और ये घर किसका है? रॉस लैंडी का, यानी मेरा। बाहर खड़ी रेंज रोवर वो भी मेरी है। तुमने लैंडी का सब कुछ चुराया है, मगर इसके बदन की मखसूस खुशबू नहीं चुरा सके। वो अपने गुलाबों होंठों से जहरीली मुस्कुराहट से जाते हुए बोली, मैं कई रातें इसके साथ सो चुकी हूँ। इसके जिस्म की महसूस महक से बहूबी आशना हूँ। मैं हैरत और उलझन की मिली जुली कैफियत के साथ इसे देखता चला गया। बताओ, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमने लैंडी के साथ क्या किया? मेरे दिमाग में रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और बेसाहता ही मेरे मुंह से निकला, रेबिका, वो पुरस्कार फोन कॉल्स तुम ही कर रही हो। मेरे सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय इसने उल्टा धक्का देकर मुझे बेड पर गिरा लिया, फिर मेरे सीने पर सवार हो गई। इन लम्हात में एक हसीन मछली बड़े तरीके से मैन हंटिंग कर रही थी। इसने मुझे सांस लेने की मोहलत दी तो मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी नई दोस्त और बिजनेस पार्टनर। वो मुझे अपने नस्वानी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए अजीब से लहजे में बोली, एलन मारी जा चुकी है, अब ये सब हम दोनों का है। हम दोनों मिलकर लैंडी के बैंक अकाउंट्स की हिजामत बनाएंगे। वो मुझ पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रही थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि एलन के साथ क्या हुआ है और क्या ये लैंडी का झमेला दर हकीकत है? क्या तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, ये सब जानना तुम्हारा हक है। वो कातिल अंदाज में बोली, आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के सामने सोफे पर बैठ के और बात का आगाज करते हुए बोली, तो तुम लैंडी की हकीकत जानना चाहते हो? वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एलन के साथ क्या हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वो क्यों मारी गई? चंद रोज पहले तो एलए में जिंदा थी। तुम लैंडी का जिक्र गोल कर रहे हो, हालांकि तुमने थोड़ी देर पहले इसके झमेले की हकीकत जानने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं रॉस लैंडी हूँ, मैंने एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़ात को एक झमेला, एक पहेली क्यों बनाया जा रहा है? तुम बात बदल रहे हो। वो शाकिर नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम लैंडी के जैसे दिखते हो मगर लैंडी हरगिज़ नहीं हो, और तुम्हें सलीके से झूठ बोलना भी नहीं आता। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने अखड़े हुए लहजे में कहा। रेबिका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। यहाँ मामला $1 मिलियन का था, इसलिए मैंने इसके सामने सच्चाई का इकरार नहीं किया। इसका अंदाज नहायत ही पुरस्कार और शक में डाल देने वाला था। फिर वो फ़ोन कॉल के जरिए मुझे डराने की कोशिश करती रही, फिर मेरे ताकुब में बार तक पहुंची, अब मेरे सामने बैठी थी। जब तक मैं रेबिका के मकासद तक रसाई हासिल न कर लेता, इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वेरी सिंपल, वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, तुम लैंडी से अपनी मुशाबत और मुवासलत का फायदा उठा रहे हो। तुमने किसी तरह इसके घर और गाड़ी तक रसाई हासिल कर ली, शायद इसे मौत की घाट उतारने के बाद, और अब इसकी दौलत पर हाथ साफ करने का इरादा है। एक मिनट, मैंने कहा तलामी करते, तुमने अभी तक मुझे एलन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तुम्हें अकेले ही ये सब हड़प नहीं करने दूंगा। वो मेरे सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए बोली, किसमें? मैंने स्पॉट आवाज में पूछा। इसने घुमाकर हर शय की जानिब इशारा करते हुए कहा, सब में। क्यों ना ऐसा करें? मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, ये सब तुम रख लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम दौलत के भूखे हो। इसने तंजिया अंदाज में कहा, तुम इस सुनहरी मौके को हाथ से नहीं जाने दोगे, और मैं भी नहीं। लेकिन मुझे लैंडी की तरह हराम मौत नहीं मरना। हम दोनों मिलकर इस मिशन को सर अंजाम दे सकते हैं। मैंने रुखाई से कहा, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रॉस लैंडी कई तरह के बिजनेस करता था। वो अपने ही धुन में बोलती चली गई, जिनमें ज्यादातर गैर कानूनी धंधे थे। वो अंडरवर्ल्ड से भी गहरे रवाबित रखता था और ड्रग्स डीलिंग में भी घुसा हुआ था। अलावा नहीं, वो रशियन माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी किया करता था। इसने रशियन माफिया को धोखा दिया और उनके $1 बिलियन गायब कर दिए। कोई नहीं जानता कि लैंडी इस वक्त कहाँ है। ये भी नहीं मालूम होगा कि वो जिंदा भी है या तुम्हारे जैसे किसी शख्स ने इसका काम तमाम कर दिया। बहरहाल वो सांस हमवार करने के लिए तभी फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, रशियन माफिया पागल कुत्तों के मानिंद लैंडी को एलए में तलाश करते फिर रहे हैं। एलन को उन्हीं लोगों ने खत्म किया है। वो लैंडी को बेअल्फाज़े दीगर अपने $1 बिलियन को पाने के लिए हर जगह जाएंगे। वो वेगस में भी हर जगह के अंदर आता है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ज़रा तसव्वुर करो, जब तुम इन्हें लैंडी की शक्ल में यहाँ आसानी से मिल जाओगे तो वो तुम्हारा हशर क्या करेंगे? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने इसके खामोश होने पर पूछा। वो तुर्की बतुर्की बोली, नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अगर तुम्हारी इस बकवास पर यकीन ना करूँ तो तुम जाओ वार्ड में। वो गुस्सीले लहजे में बोली। वो उठ खड़ी हुई, चंद लम्हा तक मुझे घूरती रही, फिर पाँव पटकते हुए मेरे घर से बाहर निकल गई। इसकी घूरती आंखें मेरे दिमाग से चिपक कर रह गई। मुझे पहली मर्तबा इस खेल में खौफ महसूस हुआ। मुझे लगा रेबिका की खामोशी से घूरती हुई आंखें मुझे ये धमकी देकर गई हैं, तू ना सही और सही मैं अपनी फीस रशियन माफिया से वसूल कर लूंगी। इन्हें यह बताकर वो लोग जिस भगोड़े को पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं वो वेगस में फलां इलाके में एक 2 मंजिला आलीशान घर में छुपा बैठा है।
रबिका के सामने तो मैंने खुद को टाज़ा साबित करने की भरपूर कोशिश की थी और ये मान करके नहीं दिया था कि मैं रास लैंडी नहीं हूँ, लेकिन इसके जाते ही मैंने खुद को लातादाद अंदेशों में गिर पाया। अगर रबिका की सुनाई हुई रशियन माफिया की कहानी दुरुस्त थी तो फिर ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम करना मेरे हक में नहीं था। ये घर किसी भी वक्त मेरे लिए इबरतनाक मौत बन सकता था। वैसे रबिका की बातें वजन से हाली नहीं थी। एलन एकाएक कहीं गायब हो गई थी। इसने मुझे वादा किया था कि वो मुसलसल मेरे से राब्ते में रहेगी, मगर अब इसका कहीं नामो निशान नहीं था। एक कहानी एलन ने मुझे सुनाई थी। इसने निस दर्जन अफराद की मौजूदगी में रास लैंडी को जीने से गिरकर मौत के मुंह में जाते देखा था। मेरे पास तो एलन की कहानी की सच्चाई का सबूत भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता इसने मुझे हकीकत के कई सबूत दिए थे कि वो लैंडी के बहुत करीब थी, जैसा कि लैंडी का लैपटॉप, इसका सेलफोन, इसकी रेंज रोवर की चाबी और वेगस वाले 2 मंजिला घर की चाबी, इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बॉक्स की चाबी जो वेगस में एक बैंक में रखा हुआ था, और इतनी दौलत कि जिसमें मैं आइंदा 6 माह तक बआसानी ऐश कर सकता था। यह तो तय हो गया था कि इस घर में मजीद क़याम मौत को दावत देने के मुतराजिफ था। मुझे यह गवारा भी नहीं था कि मैं वहाँ खाली हाथ रुखसत हो जाऊँ। इस जहनी कशमकश में मुझे इस मसले का एक हल भी सुझा दिया। वो हल था SDB, सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स एक बैंक में रखा हुआ था और इस अहम बॉक्स की चाबी मेरे यानी लैंडी की कस्टडी में थी। मैंने अगली सुबह बैंक जाने और अपनी अदाकारी को आजमाने का फैसला किया। अब वही एक ऐसी जगह बची थी जहाँ से मुझे बहुत सारी दौलत हासिल और दूसरी कीमती चीज़ें हासिल हो सकती थी। एन मुमकिन है लैंडी के बैंक अकाउंट्स के तमाम पासवर्ड्स और खुफिया कोड्स भी। अगली सुबह मैंने शेव बनाया, शावर लिया, लैंडी के वार्डरोब से एक बेशकीमत लिबास निकाल कर जेबतन किया, बालों को लैंडी के स्टाइल में संवारा और बैंक जाने के लिए तैयार हो गया। लैंडी का लैपटॉप, सेलफोन और दीगर जरूरी चीज़ें भी मैंने रेंज रोवर में रख ली। अब मेरा वापस इस घर में आने का कोई इरादा नहीं था। मेरी आस और उम्मीद का मरकज वही SDB था। बैंक ने मुझे किसी अजीब नज़र से नहीं देखा, गोया वह सब मुझे रास लैंडी ही समझ रहे थे। और इस अमर की तस्दीक इस वक्त हुई जब मैं लाकर्स डिपार्टमेंट में मुतल्लिका बैंकर से जाकर मिला। हेलो मिस्टर लैंडी। बैंकर खातून ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैं आपको काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ। मैं बिजनेस के सिलसिले में वेगस से बाहर गया हुआ था। मैंने पूरे एतमाद और शाइस्तगी भरे लहजे में कहा, मुझे अपने SDB को देखना है। क्यों नहीं, हम आपकी खिदमत के लिए ही तो बैठे हैं। इसने कहा, आप अपनी चाबी तो लाए होंगे। हाँ, ये रही मेरी चाबी। मैंने एलन की दी हुई चाबी अपनी जेब से निकालते हुए कहा, अब आप इसे अपने हाथ में रखेंगे। वो टहलते हुए लहजे में बोले और फिर अपनी दराज में से मेरे लाकर कॉम्बिनेशन की दूसरी चाबी निकालने के बाद कहा, आप आए मेरे साथ। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स 2 कॉम्बिनेशन कीज की मदद से खुलता था, जिनमें से एक की लाकर होल्डर यानी कस्टमर के पास रहती थी और दूसरी की बैंकर के पास। किसी एक की मदद से लाकर को खोलना मुमकिन नहीं है। यह सारा सिस्टम कस्टमर के सामान की हिफाजत के लिए बनाया गया था। मैं लाकर्स वाले हिस्से तक पहुंचा। हर चाबी पर लाकर का नंबर वाज़ेह अंदाज में प्रिंट था। हम दोनों ने अपनी अपनी चाबी मेरे वाले लाकर में लगाई तो क्लिक की सुरीली आवाज़ के साथ लाकर ने खुलने का ऐलान कर दिया। बैंकर ने अपनी चाबी बाहर निकाली और मुझसे कहा, आप तसल्ली से अपना काम करें, फिर मैं आकर आपका लाकर दोबारा लॉक करा दूंगी। मैंने तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा किया और वो एक तवानाई भरी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाल कर लाकर रूम से बाहर निकल गई। अब मैं लाकर रूम में बिल्कुल अकेला था। मेरे दिल की धड़कन 7वें आसमान को छू रही थी। अभी तक सब कुछ मेरे हक में जा रहा था। इस लाकर रूम के वस्त में एक स्टैंडर्ड साइज की मेज़ भी रखी हुई थी ताकि लोग इत्मीनान से अपने SDB को मेज़ के ऊपर रखकर काम कर सकें। लाकर रूम में एक ही वक्त में एक ही कस्टमर को जाने की इजाज़त थी। ये कस्टमर की प्राइवेसी की ख्याल से था। मैंने घर से निकलते हुए एक बड़ा साइज का बैग भी अपने साथ रख लिया था। ये बैग दिखने में किसी किंग साइज ब्रीफ केस के मानिंद था। मुस्कुरा बैग पर रास लैंडी के अल्फाज जली हरूफ में प्रिंटेड थे। मैंने बैग को मेज़ पर रखा और लाकर के अंदर से SDB निकाल लिया। SDB सिर्फ एक चाबी से खुलता था जो कि मेरे पास थी। मैंने कस्टमर वाली चाबी को इस उम्मीद के साथ बॉक्स के मखसूस स्लॉट में डालकर घुमाया कि मेरी आंखें डॉलर्स के पैकेट्स, प्राइस बॉन्ड्स, ज्वेलरी और दीगर कीमती अशिया और बैंक अकाउंट्स के कोड्स और पासवर्ड्स का इंतजार करने वाली है। लेकिन जब मैंने इस मनहूस बॉक्स को खोला तो मेरी तमाम तवक्कुआत किसी बेवकत तिनके की मानिंद सैलाबी रेले में बह गई। रास लैंडी का सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स किसी मुफलिस की जेब की तरह खाली था। इतना खाली कि इसके अंदर गर्द के एक जर्रे को भी खोज निकालना बहरुल काहिल के अंदर एक सुई ढूंढ निकालने के ज़्यादा मुश्किल था। इन अजियतनाक लम्हों में मेरा दिमाग अपने ही काम में मसरूफ था। इसका मतलब है रेबिका ठीक कह रही थी, एलन कभी पलट कर नहीं आएगी। इसने एलन के कत्ल की बात की थी, मगर अब वो बखूबी समझ चुका था कि एलन और लैंडी दोनों जिंदा हैं और साथ हैं। एलन ने कुछ दौलत देकर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया था ताकि मैं मेन वेगस के इस आलीशान में घर में बैठकर अकाउंट्स, कोड्स और पासवर्ड तोड़ने में लगा रहूं और मुझे रशियन माफिया के लोग लैंडी को तलाश करते हुए मुझ तक पहुंच जाए और मैं जब इनके $1 बिलियन नहीं लौटाऊं तो वो मुझे कत्ल कर दे और लैंडी और एलन किसी नई शनाख्त के साथ दुनिया की रंगीनियों में अपनी रंगरलियों में खो जाए। मुझे अकल तो आई मगर बहुत देर के साथ, और इस ताहीर का हमेशा किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भुगतना था। अब मैं एक सहराई गैस स्टेशन के गलीज और तफूनज़दा वाशरूम में बंद हूँ। इसके साथ ही मेरे अंदर एतमाद की एक तवानाई सी लहर उठती है और मैं खुद से कहता हूँ बस बहुत हो चुका। इस चूहे बिल्ली का खेल, अब खेल शुरू होता है आसाब की मजबूती और मैं इस खेल में किसी से कम नहीं हूँ। चूहे बिल्ली वाला खेल तो आज सुबह उस वक्त शुरू हो गया था जब मैं नाकाम व नामुराद बैंक से बाहर निकला था। लैंडी के मुंह चिढ़ाते हाली सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स ने मुझे गर्म तोदे पर बिठा दिया था। मैं अपनी शिकस्त पर बैंक के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए सुलगते दिल के साथ और उबलते दिमाग के साथ बैंक से बाहर निकल आया। मैं वापस लैंडी के घर नहीं जा सकता था। यह बात साफ थी कि मेरे गिर्द हल्का जिंदगी बड़ी तेजी से तंग होता जा रहा था। मैंने वेगस से बाहर जाने वाली हाईवे पकड़ी और लैंडी की रेंज रोवर को दौड़ाता चला गया।
मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी, बस मुझे भागना था। इस वक्त तक भागते रहना था जब तक कोई महफूज ठिकाने तक पहुंच न जाऊं। मैं पतली सी किसी लकीर की मानिंद हाईवे पर जीप को दौड़ाता नजर आ रहा था। वो हाईवे इतनी भी तंग नहीं थी कि जितनी इस वक्त मुझे नजर आ रही थी। यह नेवाडा के सहरा की जहन्नमी तपश थी जिसने मेरी सोच और बसारत को बुरी तरह मुतासर किया था। नेवाडा का रेगिस्तान ऐसा ही दिलिस में होश रबा है। यहाँ पहुंचकर गाड़ी कैसी और इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। मैं तपती दोपहर में हीट सिंक और हीट जपोलियन नामी कस्बों से गुजरा। मुझे ये दोनों मकामात दोज़ख के दो मोहल्ले ही महसूस हुए। गर्मी और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। रेंज रोवर का ऐसी बहुत पहले मुझसे मदद कर चुका था और इन नामसाद हालात में वो मुझे नजर आ गए। मैंने वेगस में भी इन गाड़ियों को अपने अकब में देखा था और इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि इनके अलावा और भी कई गाड़ियाँ मेरे आसपास और आगे पीछे थी। लेकिन इस डेथ वैली में वो लोग मेरी ही मोहब्बत में खींचे चले आए थे। वो यकीन रशियन माफिया के लोग थे जो मेरा यानी रास लैंडी का ताकुब कर रहे थे। सुना है जब जिंदगी और मौत का मसला उठ खड़ा होता है तो इंसान का दिमाग जिंदगी की बका के लिए मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे दिमाग ने मुझे मशवरा दिया, जाना है तो जहान है। वो लोग जहन्नमी बलाओं की मानद मेरे ताकुब में थे, लेकिन इनके और मेरे दरमियान अभी अच्छा खासा फासला था। मैंने इस दूरी का फायदा उठाने का फैसला किया और रेंज रोवर को मेन हाईवे से उतार कर तप्ते सहरा में डाल दिया। 200 गज का फासला तय करने के बाद मैंने गाड़ी को रोका। लैंडी की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय पर लानत भेजी, अपने कपड़े फाड़े, चेहरे और सर पर मुठ्ठियाँ बार बार कर रेत डाली और एक समय दौड़ लगा दी। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बार गिरा और कितनी बार उठा। ये भी नहीं बता सकता कि मैं कब तक दौड़ता रहा। हाँ, जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने खुद को एक गैस स्टेशन के वाशरूम में पाया। गर्म रेत ने किसी रेगमाल का किरदार निभाते हुए मेरे चेहरे को छील कर रख दिया था। जा बजा खून रस रहा था। आज सही मानों में लैंडी की मौत वाक़ई हो गई थी। तूफानी दस्तक के साथ ही अब भेजानी आवाज़ भी आने लगी। रास लैंडी, दरवाज़ा खोलो, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। हम अपनी रकम लेने के लिए आए हैं। अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम इसे तोड़ डालेंगे। मैंने खुद को सच बोलने वाले आईने में देखकर सवाल किया, क्या तुम रास लैंडी हो? आईने में उभरने वाले अक्स ने नफी में गर्दन हिला दी। और सुअर की औलाद, मैं एकदम शेर की तरह दौड़ा। अगर पेट का प्रेशर झील नहीं सकते तो इतना ज़्यादा खाते ही क्यों हो? और ये वाशरूम क्या तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है जो तुम इसका दरवाज़ा तोड़ डालोगे? मैं बाहर आ रहा हूँ और एक को देख लूँगा। बाहर से आवाज़ें आना बंद होगी। मैंने डस्टबिन को हटाकर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और इनके सामने तन कर खड़ा हो गया। वो सब के सब हैरत और बेयकीनी से मुझे देखने लगे। मैंने किसी मंजे हुए बॉक्सर का स्टाइल बनाया और रुबदार आवाज़ में कहा, मैं रास लैंडी नहीं हूँ, माइक टायसन। तुम लोगों ने मेरी मूवी नहीं देखी जिसमें मैंने पंच मार कर डॉनी रेबन का हशर नशर कर दिया था? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मेरे तूफानी पंचीज तुम्हारे चेहरों की खाल उधेड़ कर रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बात के अख्ताम पर मैंने अपने चेहरे की जानिब इशारा कर दिया। मेरे एतमाद ने 7% नताइज दिए। ये लोग वहाँ से जाने लगे। अरे ये तो कोई पागल है, चलो इस लैंडी के बच्चे को कहीं और तलाश करते हैं, इस रेंज रोवर के आसपास। वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे पहली बार जिंदगी में इस हकीकत का इदराक हुआ कि पागल और दीवाने लोग इस कदर खुश और मुतमईन क्यों नजर आते हैं। इन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होता, हत्ता कि जिंदगी छीन जाने का भी नहीं। इसलिए वो मौत की आंखों में आंखें डालकर जीते हैं। मेरा मुस्तकबिल में भी ऐसा किरदार बनने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो इस बात पर खुश था कि जान बची सो लाखों पाए। मेरा आखिरी दाव ठीक ठाक चल गया था।